हेलो 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 स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है पढ़ाई? मस्त। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला जो जेई आई टी जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को नष्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में जाते हैं। यहाँ पर कोई भी फार्मूला का हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ जिस्ट देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला आई टी जेई में जो है वेटेज ज़्यादा रखता है और सिर्फ उसी को हम लोग को करना है, ठीक है ना। तो बाकी इसके प्रूफ के लिए गाइस के लिए आपको जो है हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहना है और ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको जुड़े रहना है। उसमें सारे अपडेटेड आपको मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट्स ऑफ पीएनसी। तो फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन of one or more objects। एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, सब अलग अलग है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज in which at least one object is selected। at least one object आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ दिस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? NC1 प्लस NC2। 1 लेना है मिनिमम। अब 1 से ज़्यादा भी ले सकते हो, पूरा n का n आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। आप इसको कुछ इस तरीक़ा से भी सोच सकते हो अल्टरनेट वे में आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे के सारे डिफरेंट है। तो आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिया तो आप आइदर आप उसको अपने सिलेक्शन में रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, है ना। तो पहला ऑब्जेक्ट के लिए यू हैव 2 ऑप्शन फॉर द ऑब्जेक्ट्स 1। For the objects 2 you have again 2 option, for objects 3 again you have 2 option। तो in this way जब आपके पास n सारा ऑब्जेक्ट है तो nth ऑब्जेक्ट के लिए भी आपके पास 2 ही ऑप्शन है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 2 to the power n। तो 2 to the power n वो सारा ऑप्शंस है जिसमें से आप हर एक ऑब्जेक्ट को आइदर अपने सिलेक्शन में रखेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो इसमें एक ऐसा ऑप्शंस भी आएगा जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दिस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या क्लियर है? नाउ पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर p ऑब्जेक्ट्स है ऑफ वन काइंड। तो p अलाइक ऑब्जेक्ट्स है ऑफ फर्स्ट काइंड। यहाँ पर भी आपको एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। Q अलाइक ऑब्जेक्ट्स है सेकेंड काइंड। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास P ऑरेंजेस है और सारे के सारे ऑरेंजेस जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। Q ग्रेप्स है और सारे के सारे ग्रेप्स जो है वो एक ही तरीक़ा के हैं, ऑल आर आइडेंटिकल। R अलाइक ऑब्जेक्ट्स है ऑफ थर्ड काइंड, और इसको हम लोग ले लेते हैं एप्पल्स। तो आपके पास R एप्पल्स है और ये सारे के सारे एप्पल्स जो है ये भी आइडेंटिकल है। तो ये सिचुएशन है, मतलब यू हैव सम आइटम्स वेयर ग्रेप्स है, ऑरेंज है और एप्पल्स है, और सारे के सारे जो है आइडेंटिकल है। मतलब जितने भी ऑरेंजेस है वो आइडेंटिकल है, जितने भी ग्रेप्स है वो आइडेंटिकल है, और जितने भी एप्पल्स है वो आइडेंटिकल है। उनका नंबर आपको पता है PQR रिस्पेक्टिवली। नाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन। तो अगर आप एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इनका
टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा। तो इफ़ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा p+1 मल्टीप्लाई ऑफ q+1 मल्टीप्लाई ऑफ r+1 एंड देन -1। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों आएगा, p+1 क्यों होगा। तो यहाँ पर ध्यान पे रखें कि अगर हम लोग बात करें p ऑरेंजेस का, और जो कि आपस में आइडेंटिकल है, तो p ऑरेंजेस में आप अगर एक भी ऑरेंजेस नहीं सिलेक्ट करेंगे तो देयर इज़ ओनली वन वे टू नॉट सिलेक्ट एनी ऑरेंजेस। अगर आप एक ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे, ऑल आर आइडेंटिकल, तो देयर इज़ ओनली वन वे। अगर आप 2 ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे तो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, तो देयर इज़ ओनली वन वे। 3 को सिलेक्ट करेंगे, ओनली वन वे। तो इस तरीक़ा से सारे के सारे p ऑरेंजेस को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो देयर इज़ ओनली वन वे। तो नाउ आइदर आप 0 सिलेक्ट करेंगे और आप 1 सिलेक्ट करेंगे और 2 सिलेक्ट करेंगे, इन दिस वे आप p सिलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर एडिशन रूल हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो 1+1 ये जो क्वांटिटी है ये p+1 टाइम्स है, p+1 टाइम्स। तो इसका मतलब p+1 ऑप्शंस है आपको सिलेक्ट करने के लिए एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। दैट्स वाई यहाँ पर p+1 q+1 एंड r+1 हो रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल से सारे ऑप्शंस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक -1 करना होगा बिकॉज एक ऑप्शन ऐसा भी है कि ऑल रिजेक्टेड है। ऑल रिजेक्टेड जो ऑप्शन है उसको आपको माइनस करना होगा, तो सो दैट एटलीस्ट वन विल बी सिलेक्टेड। क्लियर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट कर ले कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि p जो ऑब्जेक्ट है, p आपके पास जो ऑरेंजेस थे ना, वो सारे के सारे p ऑरेंजेस डिस्टिंक्ट हो गए, अब आइडेंटिकल नहीं रहे, डिस्टिंक्ट हो गए। और q जितने भी हमारे पास ग्रेप्स थे वो सारे ग्रेप्स भी जो है वो डिस्टिंक्ट हो गए। और r एप्पल्स थे, ये सारे के सारे एप्पल्स भी मान लेते डिस्टिंक्ट है, मतलब आपने नंबरिंग कर लिया है, एप्पल 1 एप्पल 2 लाइक दैट। तो नाउ इन दिस केस इफ़ यू आर टेकिंग द एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, अगर आप सिलेक्ट करते हैं एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स आपका सिलेक्शन में आना चाहिए, तो अब आपके पास वेज कितना है। तो पहला आपके पास p ऑरेंजेस है, तो उसके लिए हर ऑरेंजेस के लिए 2 ऑप्शन है, आइदर सिलेक्ट और रिजेक्ट। तो 2 टू द पावर p ऑप्शंस। फिर आपके पास q है, ग्रेप्स है, उसके लिए 2 टू द पावर q ऑप्शंस। एप्पल्स r है तो उसके लिए 2 टू द पावर r ऑप्शंस। एंड देन -1 इसलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट जब रिजेक्ट होंगे वो इंक्लूड था, उसको एक्सक्लूड करना है। तो आपके पास क्या आ गया, 2 टू द पावर p + q + r -1। अगर हम मान लेते हैं कि p + q + r टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है p + q + r, तो ये सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैंने यहाँ पर मान लिया है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इसका सम को मैंने n बोल दिया, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 टू द पावर n -1, दैट इज़ आवर फर्स्ट रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट में मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और एटलीस्ट आपको वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपका आंसर आता है 2 टू द पावर n -1। तो सेम यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो सपोज़ आपके पास n एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स में से देखा गया p जो है अलाइक है ऑफ वन काइंड, p अलाइक ऑफ वन काइंड, q अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, q अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, और r अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। तो ऐसा सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे रख दीजिए कि p जो है वो आपका आइडेंटिकल ऑरेंजेस है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, p आइडेंटिकल ऑरेंजेस है और q जो है वो आपका आइडेंटिकल ग्रेप्स है, आइडेंटिकल ग्रेप्स है ना। और यहाँ पर r जो है ये आइडेंटिकल एप्पल्स है आपके पास, आइडेंटिकल एप्पल्स। अब मान लेते हैं रेस्ट जो आइटम है, टोटल आइटम अपने पास n है, तो रेस्ट आइटम जो है ना वो बच गया आपके पास n - ऑफ सम ऑफ दिस अलाइक आइटम्स।
तो ये इतने सारे जो है डिफरेंट आइटम्स है। अब इसमें से आपको एटलीस्ट वन आइटम को सिलेक्ट करना है, एटलीस्ट वन। तो एटलीस्ट वन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएगा, पी अलाइक ऑब्जेक्ट के लिए p+1 होगा, q के लिए q+1, r के लिए r+1, और जो डिफरेंट आइटम्स है हर आइटम्स के लिए दो ऑप्शन है, तो 2n माइनस p+q+r, ठीक है ना। और एक -1 करना होगा, ये -1 इसलिए जब ऑल ऑब्जेक्ट्स रिजेक्ट हो रहा है उस ऑप्शन को हटा देना है, तो ऑल रिजेक्टेड ये ऑप्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, जीरो सिलेक्शन हुआ था, तो ये एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पर जीरो सिलेक्शन आ रहा है, ना आपने एप्पल को लिया, ना ग्रेप्स को लिया, ना ऑरेंजेस को लिया, ना कोई भी डिफरेंट आइटम को आपने चूज़ किया है, तो वो ऑप्शंस को डिलीट करना होगा, बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट्स। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ग्रुपिंग। तो ये वाला ऑप्शन क्या था हम लोग का, इसको आप ऐसा हेडिंग कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हम लोग सीखा वन और मोर आइटम को कैसे सिलेक्ट करना है। अभी हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुपिंग, ठीक है ना। अब ग्रुपिंग का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये है अपना ग्रुपिंग। ग्रुपिंग ग्रुपिंग में पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। 3 अनइक्वल ग्रुप्स में आपको डिवाइड करना है। 3 अनइक्वल्स ग्रुप्स ऑफ p, q, r where sum of the object should be n is n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल एंड r का फैक्टोरियल। तो यहाँ साइज ऑफ ईच ग्रुप इज़ डिफरेंट, कोई भी दो ग्रुप में सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास है 10 ऑब्जेक्ट्स है और आपने इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में 50 रखना है, एक में 3 रखना है, एक में 2 रखना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बाई 50 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होगा ये, 5 फैक्टोरियल एंड देन यू हैव 3 फैक्टोरियल एंड देन यू हैव 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ वेज of dividing in different objects to 4 unequal groups of p, q, r and s where some of the elements of the group must be the total number is n factorial divided by p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल एंड s का फैक्टोरियल। तो मान लेते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट n है और आपने इसको कुछ ऐसा डिवाइड कर दिया, 2, 3 देन 4, ये कितना हो गया, 3, 2, 6, 6, 4, 10, 4, 3, 7, 2, 9, 9 और 1, 10। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। एक ग्रुप में 2 आइटम है, फिर एक ग्रुप में 3 है, एक ग्रुप में 4 है और एक ग्रुप में 1 है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कोई भी दो ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेम, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 3 ऑफ ग्रुपिंग, नंबर ऑफ वेज of dividing n distinct objects। n distinct objects है आपके पास, to
3 इक्वल ग्रुप्स, 3 इक्वल ग्रुप में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑफ 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ P ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर P का वैल्यू है n/3, आधा हो गया, इज़ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल, और एक अलग से 3 फैक्टोरियल भी आएगा, क्योंकि अगर आप इक्वल ग्रुप में डिवाइड करते हैं और वो इक्वल ग्रुप्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड मैं लिखता हूँ बलून, तो इसमें बहुत सारा लेटर का रिपीटेशंस है, तो जब परम्यूटेशंस होगा तो वो क्या होगा, वो लेटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब एक ओ को इधर बैठाए फिर एक ओ को लेफ़्ट राइट चेंज कर दिए तो कोई भी न्यू वर्ड फॉर्म नहीं होता। तो ठीक इस तरीक़ा से इफ़ द ग्रुप कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश, अगर ग्रुप को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, सब आइडेंटिकल है, तो 3 ग्रुप है, इसीलिए 3 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है। तो ये कब होगा, ये कब होगा, इफ़ द ग्रुप्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। तो इफ़ groups cannot be distinguished, ग्रुप को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश्ड नहीं कर पाए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ वेज होगा यहाँ पर ऑफ डिवाइडिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है आपके पास 2 3 इक्वल ग्रुप्स, 3 इक्वल ग्रुप्स में ऑफ P ऑब्जेक्ट्स, P इजिकल टू n/3 होना चाहिए, इज़ n का फैक्टोरियल बाय P फैक्टोरियल P फैक्टोरियल P फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया, मतलब सारे के सारे ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ़ ग्रुप्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, अगर आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो फिर कोई मसला नहीं है, आपको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्री। तो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्री, इसमें आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्री में इस पर लिख देते हैं dt, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो एक हम लोग करेंगे नंबर ऑफ वेज of distributing distinct objects। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट होगा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जो भी बॉक्सेस है वो डिस्टिंक्ट है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। तो बॉक्स और ऑब्जेक्ट दोनों डिस्टिंक्ट है। दूसरा है आपके पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग distinct objects
टू आइडेंटिकल बॉक्सेस। यहाँ पर बॉक्सेस को जो है हमने आइडेंटिकल रखा है, ठीक है ना। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होगा, आइडेंटिकल बॉक्सेस होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ DT टाइप 1, इसको मैंने बोल दिया टाइप 1, जहाँ पर दोनों ही डिफरेंट है। ये है अपना टाइप 2, जहाँ पर बॉक्सेस आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर एक एक करके बात करते हैं। तो पॉइंट 1, या फिर आप लिखिए टाइप 1, टाइप 1। तो इसमें मैं ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड बॉक्सेस बोथ आर डिस्टिंक्ट, दोनों ही अलग अलग है, बोथ आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो इसका आप लिखिए पॉइंट नंबर 1। तो सपोज़ आपके पास R ऑब्जेक्ट्स होता है, R ऑब्जेक्ट्स है, ये R ऑब्जेक्ट्स कैसा है, डिस्टिंक्ट है, और n बॉक्सेस है आपके पास, और ये n बॉक्सेस भी डिस्टिंक्ट है। मतलब मान लीजिए मार्क किया हुआ 1 2 3 4। तो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2, बॉक्स 3 डॉट 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 आपके पास बॉक्स n तक है। तो इसको ऐसा मार्क कर देते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड देन अप टू बॉक्स n। आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, R1, R2, R3, Rn। तो अगर आप R1 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो R1 ऑब्जेक्ट्स को किसी एक बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो R1 ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास n ऑप्शंस है। फिर आपने R2 बॉक्स लिया, R2 ऑब्जेक्ट्स लिया, फिर आप इसको डालना चाहते हैं किसी एक बॉक्स में। यहाँ तो रिपीटेशन अलाउड है, एनी बॉक्स कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगेन n ऑप्शंस। तो इन दिस वे हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास n ऑप्शंस आएगा। तो ये हो जाएगा टोटल n टू द पावर r, ठीक है ना। तो ये जो रिज़ल्ट मैंने बताया आपको n टू द पावर r, ये जो रिज़ल्ट आया आपका n टू द पावर r, विच इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a to b, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट a to b। अब इसको थोड़ा सा आप समझ ले, ये a सेट है भाई, और ये सेट है b, ये सेट है b सेट। एक है सेट a, एक है सेट b। a सेट का एलिमेंट कैसा है, x1, x2 ऐसे करके आपके पास r एलिमेंट है, और b सेट में जो एलिमेंट्स है वो है y1, y2 ऐसे करके n एलिमेंट्स है। तो मैपिंग जब आप करवाएंगे तो ये सेट का हर एलिमेंट से लिए आपके पास यहाँ पर n एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो n पहला के लिए n, दूसरे के लिए n, तो ये हो गया तीसरा के लिए भी n। तो n टू द पावर r नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन सेट रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन सेट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b सेट का जितना एलिमेंट है रेज टू द पावर a सेट में जितना एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जितना होगा विच इज़ सेम एज, आप उतने सारे जो है ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे आर थिंग्स को इन डिफरेंट बॉक्सेस में रखने का। यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप चाहे तो वन फंक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब एक बॉक्स में एक ही अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से देखिए आप वन फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मान लेते हैं अपने पास पहला ऑब्जेक्ट है x1 और इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है n बॉक्सेस। x2 के लिए अब जिस बॉक्स में मैंने x1 ऑब्जेक्ट को डाल दिया है उस बॉक्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन n-1 है। x3 के लिए अपने पास n-2 ऑप्शन है, तो xrth के लिए अपने पास ऑप्शन है n-r+1। तो अगर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल PR, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस n इंटू n-1, n-2 डॉट 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 n-r+1। और सारे बच्चे जानते हैं इसका फार्मूला है NPR। ये फार्मूला तभी ट्रू होता है जब n का वैल्यू r के बराबर हो या n जो है r से भी ग्रेटर हो जाए, और ये वैल्यू 0 के बराबर है जब n r से छोटा हो जाए, मतलब नंबर ऑफ़ बॉक्सेस और नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट से कम है।
तो क्या होगा, सारा ऑब्जेक्ट सजाने के बाद भी कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके हैंड में रह जाएंगे और जहाँ पर बॉक्स नहीं रहेगा आपके पास तो फिर वो 1-1 फंक्शन नहीं बन सकता। क्लियर है क्या भाई? सभी को क्लियर है? देखो कोई डाउट है क्या? नहीं। अब हम लोग टाइप 1 का क्या था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स था और डिस्टिंक्ट बॉक्सेस थे। तो यहाँ पर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग सब रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो टाइप 1 इसका बी करो विथ रेस्ट्रिक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेस्ट्रिक्शन कर देते हैं यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्ट्रिक्शन। मतलब अब की बार क्या है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट बॉक्सेस में, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि हर बॉक्स में एक आइटम करके ज़रूरी है या फिर हर बॉक्स में 2 आइटम करके होना ज़रूरी है। ठीक है ना? तो इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन distinct objects, distribution of n distinct objects, two are different boxes, so that अब एक कंडीशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, so that no box remain empty। कोई भी बॉक्स यार खाली नहीं होना चाहिए। नो बॉक्स रिमेन एम्प्टी। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है विथ रेस्ट्रिक्शन, इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो देयर इज़ नो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो फिर मैनुअली सॉल्व करना होगा। नो फॉर्मूला तो सॉल्व मैनुअली सॉल्व करते हैं। तो नाउ टेक वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज देयर आर 8 ऑरेंजेस है, 8 ऑरेंजेस है, वो सारे के सारे डिफरेंट है, और 3 बॉयज़ है, तो बॉयज़ तो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। अब आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस 8 ऑरेंजेस को 3 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट हर को एक एक के 1 करके मिले। तो पहला ऑप्शन मैं ऐसा करता हूँ, 1 देता हूँ और 6 दे देता हूँ। तो 1 + 1 + 6। दूसरा है 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो सकता है 1 3 एंड 4। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास आ जाएगा 2, दोनों को 2 मिला, एक को 4 मिला। 5 आ जाएगा, एक को 2 मिला, बाकी दोनों को 3 मिला। तो सबसे पहले आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके पास आइटम कितना है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, देखिए आइटम है 8 और आपने इसको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया है 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ग्रुप ऐसा है जो आइडेंटिकल है, तो इसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए 1 × 2 फैक्टोरियल आएगा। अच्छा, ये तो ग्रुप में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना सारा आप पैकेट फॉर्म कर सकते हैं, पैकेट को इतना सारा वेज में फॉर्म कर सकते हैं। अब करने के बाद जो स्टूडेंट है वो तो डिफरेंट है, अब ये पैकेट जो उस स्टूडेंट को जाएगा, तो 3 पैकेट 3 स्टूडेंट्स है, तो आप उसको 3 फैक्टोरियल वेज में भेज सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए आपके पास है 8 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनटू ये 3 फैक्टोरियल जो है उनको देना है। 3 नंबर के लिए आपके पास है 8 फैक्टोरियल, देन 1 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल एंड देन 4 फैक्टोरियल एंड देन 3 फैक्टोरियल। इतना सारा बॉक्सेस जो है ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बॉक्सेस इतने सारे वेज में बना सकते हैं। फिर स्टूडेंट को जो देना है उनमें 3 फैक्टोरियल हो रहा है। और यहाँ पर है 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ग्रुप आइडेंटिकल हो गया है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 फैक्टोरियल बच्चों में। लास्ट वाले के लिए आपके पास क्या आ जाएगा डियर, 8 फैक्टोरियल बाई प्लस दे देना
2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 3 प्रेजेंट है तो 2 फैक्टोरियल, और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बच्चों में बांटना है। पहले ग्रुप बनाना है, कितने सारे बैग बनेंगे, फिर उस बैग जितने सारे बनेंगे हर ऑप्शंस के लिए आपको 3 बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसको ऐड करके जो आएगा दोस्त वही आंसर है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आइडेंटिकल बॉक्सेस होंगे टाइप 2। तो अब हम लोग चले आते हैं टाइप 2 में यार, टाइप 2। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट है, और बॉक्सेस जो है आइडेंटिकल है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज of distributing in identical objects. 2 are different boxes. 2 are different in identical objects. 2 are different boxes. ये जो सम लोग करने जा रहे फॉर्मूला, ये बहुत ही वेल नोन है। इसको जो है हम लोग बोलते हैं बेगर्स मेथड। मेरा बेगर्स मेथड के ऊपर में एक अच्छा सा वीडियो है, आप लोग यूट्यूब में उसको ज़रूर से देख लेना दोस्तों। तो ये बेगर्स मेथड है। तो इसमें करना क्या होगा हम लोग को, यहाँ पर है आपके पास तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ वेज इज इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो आपके पास n आइडेंटिकल आइटम्स है और r जो है वो बिगर्स है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, r बिगर है। तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बिगर को कम कर दीजिए और उसको आप टोटल नंबर में से ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, और नंबर ऑफ बिगर को आपको चूज़ कर लेना है। n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, एक घटाना है और उसी को फिर चूज़ कर लेना है। एक घटा देना है, नंबर ऑफ बिगर में से एक घटा देना है, उसी को चूज़ कर लेना। क्लियर। तो ये जो सेम है, दिस थिंग्स विच इज़ सेम एज नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है अपने पास x1 प्लस x2 ऐसे करके xr तक, जहाँ पर r का xr तक जो इजिकल टू n के बराबर है, ये जो इक्वेशन है इसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी सेम देता है। तो दैट इज़ इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज़ n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1 होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव मतलब ज़ीरो नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसके लिए दोस्तों आ जाएगा आपके पास n माइनस 1 CR माइनस 1, n माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो a प्लस बी प्लस सी ये बराबर है 15 का, और a के ऊपर कंडीशन है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, b के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, c के ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने सारे आ जाएंगे, तो आपको n खोजना है। n मतलब सम ऑफ द वेरिएबल्स कितना है 15, उसमें से एक माइनस करो, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 में से -1, तो ये बचेगा आपके पास 14 C2।
क्लियर है। मान लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास कुछ इस तरीके से वेरिएबल है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जिसके वैल्यू है 20। तो यहाँ पर नॉन नेगेटिव सोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो अभी आपको नंबर ऑफ़ वेरिएबल 4 दिख रहे हैं और उसका एडिशन 20 दिख रहा है। तो नंबर ऑफ़ इंटीग्रल सोल्यूशन, नंबर ऑफ़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन कितने आ जाएंगे दोस्तों? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर n प्लस आर। n का वैल्यू 20 है, r का वैल्यू 4 है, -1 और यहाँ पर 4 - 1। तो 24 - 1 23, 23c3। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बाइनोमियल का जो मैंने शॉर्ट लेक्चर्स बनाया है ओनली फॉर जेई से रिलेटेड तो आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं भी ये भी अनाउंस कर दूं कि नेक्स्ट हम लोग का जो वीडियो बनने वाला है वो प्रोबेबिलिटी फार्मूला के ऊपर बनेगा। और इसी के साथ साथ कल मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ISI मैथ्स से रिलेटेड नंबर थ्योरी। मैंने इससे पहले नंबर थ्योरी स्टार्ट किया था लेकिन फॉर वो जूनियर ओलंपियाड IOQM के लिए था। अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ ISI के लिए। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है नंबर थ्योरी, पहले उसको ख़त्म करूँगा, देन कॉम्बिनेटरी ज्योमेट्री एंड देन अलजेब्रा। ठीक है ना। तो जुड़े रहे मैथ्स एकेडमी के साथ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को ज़रूर बताएं। और ये एक ऐसा मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक बार आप आएंगे तो आपको और किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑल इन वन प्लेस, ऑल आर प्रेजेंट इन वन प्लेस एंड विल बी सेटिस्फाइड, आई होप सो। तो नाउ मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।